फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है? फ्यूज्ड रिंग है ये। ओके, तो ये 3 रिंग को मिलाकर के बना है जो कि फ्यूज्ड है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने रहते हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन एटम्स को काउंट करें तो कितने रहेंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो कितने हैं? 14 हैं। और पाई बॉन्ड हम देखेंगे, पाई बॉन्ड कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितना है, इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये जो बॉन्ड है, ये कितने बॉन्ड है हमारे पास? जो पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर आप देखो, हमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये तो हो गए हमारे पाई बॉन्ड्स। ओके, तो 7 हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड्स है। अब यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। ओके, कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन भी अटैच है, तो उसका भी क्या रहेगा? सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, इस तरह से यहाँ पर होंगे। ठीक है, 10 हाइड्रोजन इन टोटल हमारे पास इस रिंग में, इस एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात करें कि सिग्मा बॉन्ड कितने, तो 7 तो हमें पता है कि 7 अगर पाई बॉन्ड है तो 7 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड किस तरह से होता है? इस तरह से होगा। ओके, डबल बॉन्ड। तो इसमें एक क्या रहता है? एक हमारा सिग्मा रहता है और एक पाई रहता है। तो अगर हमारे पास 7 पाई बॉन्ड्स आए हैं तो उसी तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी क्या है? 7 है। तो 7 तो हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 जो है उनको हमने पहले ही काउंट कर लिया, उसके बाद में हमने आगे की काउंटिंग की कि किस तरह से हमारे 26 सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हैं। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जिस यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी? sp2 ही रहेगी। ओके, जिस तरह से नेप्थेलिन में था उसी तरह से जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही रहेगी। तो sp2 किस तरह से होती है? sp2 हमारे पास इस तरह से होगी कि 3 हमारे पास क्या रहेंगे? सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और एक पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रहेगा हमारे पास। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है? 4 रहती है। तो हमारे पास 4 बनने चाहिए इसमें बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से 4 हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर है, तो 3 ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई, 1 2 3 और एक पाई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसकी क्या आ गई? हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ गई। अब यहाँ पर जो इसकी पोजीशन रहती है, जिस तरह से हम नेप्थेलिन में करते थे उसी तरह से हम देखेंगे। तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4, फिर आपको याद रखना है कि 5th नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, 8, और ये क्या आ गई? 9 एंड 10 पोजीशन हमारी यहाँ पर आ गई। पर जो 1 और 4 एंड 5 एंड 8 है, ये क्या है? इक्विवेलेंट पोजीशन है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। 1 4 5 एंड 8। तो इन पोजीशन को हमने क्या नाम दिया? इन पोजीशन को हमने नाम दिया अल्फ़ा। ओके, ये हमारी अल्फ़ा पोजीशंस हैं। फिर बाकी 2 3 6 7। ओके, तो ये कौन है? 2 3 6 7। इन पोजीशन को हमने बोला बीटा। एंड 9 एंड 10 जो हमारी नई यहाँ पर हमें पोजीशंस देखने को मिली हैं, ये हैं गामा पोजीशंस। ओके, गामा पोजीशंस हैं ये। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज्ड होता रहता है। डीलोकलाइजेशन को ये शो करता है, इस वजह से हम यहाँ पर रिंग शो करते हैं, क्योंकि ये एक पोजीशन पर नहीं रुक रहा, एक पोजीशन पर ये स्टेबल नहीं है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है?
डीलोकेलाइजेशन को शो कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं एंथ्रासिन के। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं और किस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो रेजोनेंस कंसेप्ट अगर हम देखें तो ये है हमारा रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंथ्रासिन के। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये है हमारा फर्स्ट रिंग। तो यहाँ पर इस तरह से डीलोकेलाइजेशन हो गई पाई बॉन्ड्स की, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ, और इस तरह से। तो हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो इस तरह से बना, इस तरह से बना, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है जो यहाँ पर आ गया है। अब हमें पता है जब हमारा बॉन्ड इस तरह से रहता है, बीच में इस तरह से रहता है, और ये क्या है, ये एक तरह का इसका क्लोज्ड लूप है। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों में शेयरिंग में रहता है, तो ये यहाँ को चला गया और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया इस वाले स्टेप में, ठीक है। थर्ड जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन गया। उसी तरह से यहाँ पर भी डीलोकेलाइजेशन हुई और इस तरह से हमारा ये जो फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बना। तो हमारे इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 4 ही पॉसिबल है। अगर हम इससे आगे भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरह से रिपीट करेंगे एक दूसरे को, ये जो हमने पहले बनाया है इनके साथ वो रिजेंबल करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं एंथ्रासिन के। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें से कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल है। हमने नैप्थेलिन में भी पढ़ा था कि जिसमें बेंजोनॉइड रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो बेंजोनॉइड रिंग होते हैं और क्यूनाइड रहते हैं। तो बेंजोनॉइड जो रिंग है वो फर्स्ट वाले में एक ही है, ओके, एक ही रिंग है, बाकी ये दोनों क्या है, क्यूनाइड है। तो एक हमारे पास क्या है, बेंजोनॉइड रिंग है फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और 2 क्यूनाइड हैं। और जो हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड है ये शेयरिंग में है, तो ये एक तरह से क्या है, अगर हम थर्ड वाले रिंग को ना देखें तो ये क्या है, एक नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें हमारे पास 2 बेंजोनॉइड रिंग हैं, ठीक है, 2 बेंजोनॉइड रिंग हैं और 1 क्विनाइड है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा 2 ही हमें बेंजोनॉइड रिंग देखने को मिल रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या है, दोनों रिंग में शेयरिंग में है, तो यहाँ पर ये वाला जो रिंग है ये क्विनाइड है और ये दोनों बेंजोनॉइड हैं। तो 2 बेंजोनॉइड रिंग हमें थर्ड स्ट्रक्चर में भी देखने को मिले और 1 क्विनाइड, और यहाँ पर 1 बेंजोनॉइड है और 2 क्विनाइड है, जिस तरह से फर्स्ट वाले में था। तो हमारे जो ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इनमें बेंजोनॉइड रिंग जो है वो ज़्यादा है, 2 बेंजोनॉइड रिंग इनमें हमें देखने को मिले। अब इसकी रेजोनेंस एनर्जी को हम देखेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे नैप्थेलिन और बेंजीन के साथ। तो एंथ्रासिन की जो रेजोनेटिंग एनर्जी रहती है, रेजोनेंस एनर्जी, वो रहती है 351.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है, 351.5 किलोजूल पर मोल एंथ्रासिन की रेजोनेंस एनर्जी रहती है, जिसमें से हर एक रिंग के पास 117 किलोजूल पर मोल रेजोनेंस एनर्जी होगी। हर एक की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 117 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर जो नैप्थेलिन, जब हमने डिस्कस किया था नैप्थेलिन को, तो उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो थी 255 किलोजूल पर मोल और हर एक रिंग के पास कितनी थी, 127.5 किलोजूल पर मोल। ये नैप्थेलिन की पूरे की बात करें तो 255 थी और एक एक रिंग, उसमें 2 रिंग थे तो उसमें कितनी थी, 127.5, ओके। और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो सबसे ज़्यादा थी, हमने देखा था 151 किलोजूल पर मोल, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड है। और नैप्थेलिन में ये बेंजीन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, ओके, और ज़्यादा इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेजोनेंस एनर्जी अब हमें एंथ्रासिन की सबसे कम देखने को मिल रही है। एंथ्रासिन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हमें सबसे कम देखने को मिल रही है, तो इस वजह से अब एंथ्रासिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा इन कंपैरिजन टू नैप्थेलिन एंड बेंजीन। तो एंथ्रासिन की जो रिएक्टिविटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, एंथ्रासिन की जो रिएक्टिविटी रहेगी
वो ज़्यादा रहेगी। किसके कंपैरिजन में? नेप्थिलिन के कंपैरिजन में। नेप्थिलिन की इससे थोड़ी कम रिएक्टिविटी रहेगी। जो हमारा एंथ्रासिन है वो इन कंपैरिजन टू नेप्थिलिन एंड बेंजीन लेसर एक्सटेंट में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट हम देखते हैं। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट में हम इस तरह से देखेंगे जिस तरह से हमने नेप्थिलिन में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। आपको पता है कि कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो किया है, ठीक है। यहाँ पर हर एक कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 6, ठीक है। तो 6 है हमारे पास। तो 2 हमारे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो s में आ जाते हैं, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में आते हैं, इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा एक जो इसमें रहता है p ऑर्बिटल, ये क्या रह जाता है? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये क्या रह जाता है? अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। तो इसका जो लोब है उसको हमने इस तरह से शो किया हुआ है। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इसकी इस तरह से लोब्स रहती हैं। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें हमारा जो है पाई इलेक्ट्रॉन रहता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन को शो करता है। इस तरह से डीलोकलाइजेशन को शो करता है। हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा? ओवरलैपिंग को शो करेगा इन लोब्स के साथ। ये जो दूसरे कार्बन एटम की लोब्स रहेंगी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की, उनके साथ ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इस तरह से ओवरलैप करने से यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी जिसने 14 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किया है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये यहाँ पे क्या होगी? डीलोकलाइजेशन होती रहेगी इन लोब्स में। तो अबव द प्लेन जिस तरह से मैंने आपको शो किया है उसी तरह से बिलो द प्लेन भी यहाँ पर क्या हो रही है? डीलोकलाइजेशन होगी इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की इन 14 कार्बन एटम्स में, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, जिस तरह से ऊपर वाले में शो किया उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से रहेगी। और यहाँ पर जो ये वाला जो बॉन्ड रहता है, ये वाला जो बॉन्ड रहेगा जिस तरह से यहाँ पर था, ये क्या रहता है? ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे ये जो जब हम बिलो द प्लेन करेंगे तब इनके लिए ये क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमें बिलो द प्लेन भी ये जो डीलोकलाइजेशन है वो देखने को मिलेगी। ये डीलोकलाइजेशन होगी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, क्योंकि ये लोब्स किस तरह से अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है किस वाले ऑर्बिटल की? p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला। अब ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, तभी ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल रहता है। अगर हम n की वैल्यू को 3 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स को ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये एक 14 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है एंथ्रासिन। इसका मतलब ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।